Welcome back to Exam Bro. So today we are going to start a new series which is Computer Science. और कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ में हम लोग अभी फ़िलहाल पास पेपर्स करेंगे जो कि वही 3 साल के होंगे 2023, 24 एंड 25, क्योंकि उससे पहले आपकी बुक चेंज थी। ठीक है, तो हमारा पढ़ाने का या समझाने का तरीका कुछ ऐसे होगा कि हम आपको पूरे जो है थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? ये थ्योरी आपके पास अवेलेबल नोट्स या कोई भी आपके पास जो भी करीब में अवेलेबल होते हैं उनसे पढ़ें, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर सवाल का, ताकि अगर आप कोई क्वेश्चन को पढ़ें भी याद भी करें तो आप अगर भूल भी जाएं तो आपको पता हो इसमें क्या होता है, आप खुद से भी लिख सकें। तो हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, थ्योरी आप कोई भी नोट से पढ़ सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ व्हाट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर? तो एल्गोरिदम एक प्रोसेस होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, अब कोई भी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, कुछ भी, अब उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या होगा, उसको सॉल्व करने का प्रोग्रामिंग से पहले हम एक इंग्लिश वर्डिंग का आप कह सकते हो एक स्टेप्स बताते हैं, जिसमें हर स्टेप के अंदर हम बताएंगे कि वो क्या होगा, कैसे होगा, उसको एक जो कंबाइन कहते हैं उसको एल्गोरिदम कहेंगे। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है कि हम कर लेते हैं कि कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स। तो अब इसमें हम एल्गोरिदम कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? पहला नंबर लेना। तो पहला टेक वैल्यू 1। दूसरा क्या होगा? टेक वैल्यू 2 एंड थर्ड विल बी एड बोथ वैल्यूज। तो कंबाइनली एक क्या बन चुका है हमारा, एक एल्गोरिदम बन चुका है किसका? 2 नंबर को ऐड करने का। तो ये ही एक एल्गोरिदम होता है। अब आप इसको कॉम्प्लेक्स में चले जाओ तो ये ही कोई बड़े प्रोग्राम को हम इसी तरह से लिखेंगे तो वो एक हमारा एल्गोरिदम बन जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डिफाइन रिजर्व वर्ड्स। सो प्रोग्रामिंग के अंदर रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? हम क्योंकि C++ या कोई भी प्रोग्रामिंग को ले लें तो रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं जो कि हमारे सिंटैक्स के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं और हम उनको ड्यूरिंग प्रोग्राम यूज़ नहीं कर सकते हमारी कोडिंग के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम C++ के अंदर इंट को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक प्री डिफाइंड है, इसके अंदर हम हमेशा कोई ना कोई नंबर को डालेंगे। सही है, तो हम प्रोग्राम के अंदर इंट इज इक्वल्स टू इंट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हम स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर सकते, फ्लोट यूज़ नहीं कर सकते, फॉर यूज़ नहीं कर सकते, वाइल यूज़ नहीं कर सकते और डू वाइल नहीं कर सकते। बहुत सारी आप प्रोग्रामिंग के अंदर देख सकते हो, ये सारे वर्ड्स हमारे प्री डिफाइंड होते हैं। तो हम इसको ड्यूरिंग प्रोग्राम यूज़ नहीं कर सकते, बट जहाँ इन चीज़ की नीड होगी वहाँ हम उसको डिफ़ाइन करके उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएबल या कोई भी चीज़ को सेव करवा सकते हैं। So now moving towards question number 4, which is what is the importance of flowchart for solving problems? Okay, so now whenever we write a code, जब भी हम कोई कोड लिखना चाहते हैं या लिखते हैं उससे पहले हमारे पास एक एल्गोरिदम होना चाहिए और एक उसका फ्लोचार्ट होना चाहिए ताकि हमारा कोड एफिशिएंट बन पाए। फ्लोचार्ट क्यों बनाते हैं? ताकि हम किसी को भी दिखाएं तो वो कोड में क्या हो रहा है हमारा समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, सो ये एक हमारे पास फ्लोचार्ट है, ये एक इफ एल्स का फ्लो चार्ट है। अब हमने फ्लो चार्ट क्यों बनाया है? हमारे पास एक प्रॉब्लम थी जो कि थी कि अगर हमारा एक कोई भी चीज़ आई हमने अज्यूम किया है, अगर वो 1 है तो उसके अंदर 1 को ऐड कराना है। तो अगर हम इसका एक फ्लो चार्ट और एक एल्गोरिदम बना लें तो हमें कोड लिखने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि फ्लो चार्ट समझें, हम स्टार्ट करेंगे, शुरू नीचे आएगा, हमारे पास एक कंडीशन होगी, क्या? आई हमारा 1 होना चाहिए। तो इफ़ आई इज इक्वल्स टू 1 यस हो गया तो हमारा क्या होगा? 1 प्लस आई। नो हुआ तो डायरेक्ट ये एंड हो जाएगा और 1 प्लस 1 के बाद आई के बाद ये खुद ऐड हो जाएगा। तो एक ये हमारा एक फ्लो चार्ट छोटा सा बना है
इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी हम इसका कोड लिखना शुरू करेंगे तो हमें आसानी होगी कि हमें क्या चीज़ पहले डिफ़ाइन करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, और कोड में फिर ईजी होगा हमारे लिए। तो यही एक फ़ायदा है फ्लो चार्ट बनाने का हमारे पास। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन C++। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं हमारे पास, डेटा टाइप, सही है। एंड व्हाट आर डेटा टाइप्स, के हमारे पास कोई भी चीज़ स्टोर कराते हैं हम, नंबर्स हो गए, डेसिमल्स हो गए, या कोई करैक्टर हो गया, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। तो स्ट्रिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ डेटा टाइप्स, जिसके अंदर हम नंबर्स नहीं सेव करा सकते, डेसिमल्स नहीं, इसके अंदर पूरा एक करैक्टर या फिर आप कह सकते हो वर्डिंग हम सेव कराते हैं पूरी, जो कि हम एडिट नहीं कर सकते, जिसको मीन्स कि हम स्ट्रिंग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर हम एक वेरिएबल को डिफ़ाइन कर देंगे, जैसे स्ट्रिंग ए। तो मतलब अब हम जो भी सेव करेंगे स्ट्रिंग का, वो इस ए के अंदर सेव होगा। और इसके अंदर इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा लिख देंगे, माय नेम इज वहाब। सो नाउ जो मैंने लिखा है माय नेम इज वहाब, वो एक स्ट्रिंग पूरा एक लाइन है। ये चीज़ हम इंट के अंदर सेव नहीं करा सकते, फ्लोट के अंदर, डेसिमल नहीं, ये चीज़ हमेशा सेव होगी एक स्ट्रिंग के अंदर ही, वो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो स्ट्रिंग हमारा इसके लिए यूज़ होता है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर, व्हाई डू वी यूज़ इट इन अ प्रोग्राम। सो टर्मिनेटर क्या होता है, बेसिकली जो भी चीज़ को टर्मिनेट कर सके, टर्मिनेट मतलब ख़त्म कर सके। तो टर्मिनेटर हम क्यों लगाते हैं, व्हाट इज़ टर्मिनेटर, सबसे पहले तो ये चीज़ चेक कर लेते हैं। C++ के अंदर हमारे पास टर्मिनेटर होता है सेमीकोलन, और ये हर लाइन के आखिर में लगता है। और ये हम क्यों लगाते हैं, ताकि हम बता सकें कि यहाँ हमारी लाइन ख़त्म हो गई है, ताकि कोड को पता चल सके कि यहाँ ये लाइन एंड हो चुकी है, और हम जो भी वो पढ़ेगा वो दूसरी लाइन होगी। फॉर एग्जांपल इंट a इज इक्वल्स टू 1, उसके बाद ये सेमीकोलन है, तो कोड को पता चल जाएगा ये चीज़ यहाँ पे एंड हो गई है। लेकिन अगर हम ये नहीं लगाएंगे और हम आगे इंट b इज इक्वल्स टू लिख देंगे, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों, ये लाइन ख़त्म हुई नहीं है और ये लाइन शुरू हो चुकी है, तो कोड इसको मिक्स करके पड़ेगा, और जो कि नहीं बन पाएगा कुछ। तो इसलिए हम अगर यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे, टर्मिनेटर लगा देंगे, तो कोड को पता चल जाएगा कि यहाँ हमारा लाइन ख़त्म हो चुकी है, और वो अब इसको अलग से ट्रीट करेगा। और ये हम हर लाइन के साथ लगाते हैं, कि सी आउट हो, सी इन हो, लूप हो, कोई भी लाइन हो, हम उसके आखिर में लगाते हैं स्टेटमेंट की लाइन के अंदर। ये लूप्स के अंदर नहीं लगेगा। जैसे हम अगर लगाएं कि इफ़ a प्लस b, तो इसके आगे हम टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे, इसके आगे हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद लगा देंगे। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है डिफाइन कमेंट स्टेटमेंट एंड इट्स टाइप। तो कमेंट क्या होता है, हम कमेंट बताते हैं कोड को समझाने के लिए। जब भी हम कोड लिखते हैं तो हम एक कोड ऐसा बनाते हैं ताकि हम अगर किसी और को भी दे सकते हैं तो वो कोड आराम से समझ सके। ये ना हो कि आपका लिखा हुआ कोड सिर्फ आपको समझ आ सके। तो हम बीच बीच में इसके लिए क्या डालते हैं, कमेंट्स डालते हैं, ताकि कोई भी डेवलपमेंट या कोई टीम है आपकी, या आप अपना कोड किसी और को शेयर करते हो, तो उसको विदाउट एनी डिफ़िकल्टी वो कोड समझ आ जाए। तो कमेंट का मतलब है कि आपने कोई चीज़ डिफ़ाइन कर दी जो कोड का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के हद तक। 2 टाइप के कमेंट होते हैं, एक ये और एक स्टाइल। ये सिंगल लाइन कमेंट है या मल्टी लाइन कमेंट है, अब इसको हम बताते हैं। जैसे कि आपने लिखा है कोई कोड, हम फॉर एग्जांपल के वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन ऑफ a प्लस बी, तो अब हम लिख देंगे कमेंट करके कि बिलो इज द पार्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, और हम यहाँ पे लिख देंगे a प्लस, या कोई भी वेरिएबल के अंदर इंट सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू a माइनस b। तो ये चीज़ कोड में ट्रीट नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, कमेंट है।
सिंगल लाइन कमेंट है। अब हम इसको मल्टी लाइन कमेंट क्या करें, कमेंट हमारा जो है ना कोड कोई लिखा आपने आपको लगा नहीं है, नहीं, इसको फ़िलहाल के लिए मैं बंद कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, बट हाँ ये लॉजिक सही है, इसको रख सकते हैं। अब पूरी लाइन को हमें कमेंट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों लाइन हो गई। बट ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है कि हम इसको ऐसे कमेंट कर दें, तो ये पूरा मल्टी लाइन कमेंट हो चुका है, ये पूरा आपके कोड का हिस्सा नहीं रहेगा। सो नाउ हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ वाई डू वी मेक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यूजिंग ब्रेसेस। ब्रेसेस क्या होता है, सबसे पहले प्रोग्रामिंग के अंदर C++ के अंदर ये बता दें हम आपको, दिस इज़ कॉल्ड ब्रेसेस। तो अब हम ये क्यों लगाते हैं, ताकि हम जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनको एक ग्रुप में लिख सकें। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लिखते हैं कि इफ़ ये बड़ा है 5 से, इसके बाद हम बहुत सी चीज़ें साथ में करवा सकते हैं, तो हम उसको एक ग्रुप में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम ब्रेसेस खोलेंगे, अगर ये बड़ा है 5 से तो क्या करो, a+5 and we can also write cout five added to p। इसको यहाँ लगा लें या हम इधर लगा लें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट थी, कब, जब a था हमारा 5 से ज़्यादा, तो हमने इसको क्या किया, कंबाइन कर दिया, ग्रुप में कर दिया, तो उसके लिए हमने क्या लगाया है, ब्रेसेस। तो ब्रेसेस हमारे इस काम में यूज़ होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं विच इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इन C++। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता लगाएं। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जब कुछ भी नहीं चल रहा हो उसके हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से, तो एक स्टेटमेंट हम दे देते हैं कि अगर कुछ भी ना हो तो ये तो हो ही जाए। तो वो जो स्टेटमेंट होती है वो होती है हमारी डिफ़ॉल्ट। जैसे कि हम मोबाइल भी चलाते हैं तो मोबाइल में हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आती हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या कहने मतलब है, अगर कोई बंदे ने अपने हिसाब से सेटिंग नहीं की हुई तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पहले से हुई हुई है, उसी के हिसाब से मोबाइल चलेगा आपका। इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। इस एग्जांपल में हमें क्या दिखता है कि एक स्विच का फंक्शन है हमारा, इसके अंदर हमारे पास ऊपर से क्या आएगा, डे। अब पहला केस है हमारा, सी आउट क्या है, मंडे। लेकिन अगर हमारे पास डे नहीं आता है, कुछ और चीज़ आ जाती है, मंडे के अलावा कुछ और आ गया हमारे पास ऊपर से, तो हमारा एक डिफ़ॉल्ट चल जाएगा क्या, इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड। इससे क्या होगा, अगर हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चली तो एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारी होगी सी आउट की, जो कि कुछ भी हो सकती है, या सिर्फ सी आउट नहीं, कुछ चीज़ करानी है वो भी हो सकती है। डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं ताकि प्रोग्राम में अगर कोई चीज़ उस हिसाब से ना हो तो एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चल जाए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल में सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि आप नाम से भी पहचान सकते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मीन्स नो चेंज। एंड वेरिएबल का क्या है, कैन चेंज। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट इंट x इज इक्वल्स टू 10। अब ये x 10 के अलावा चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इसको हमने एक कॉन्स्ट बना के लिया। अब पूरे कोड के अंदर हमारी x की वैल्यू 10 ही रहेगी। लेकिन अगर हम इसमें एक और बना दें, इंट y
is equals to 5. Now we can change this while later. ये हमारे पूरे कोड में 5 नहीं रह सकती, हम इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। हम आगे जाके कोई चीज़ हो ऐड करा दें जिसमें y की वैल्यू हमारी 8 बन जाए। तो यही सबसे मेन डिफरेंस है, वेरिएबल कैन चेंज एंड कांस्टेंट कैन नॉट चेंज। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ व्हाट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वी गिव टू आवर कंप्यूटर, जो कि हमारा कंप्यूटर जिसके बिना पर काम करेगा। सही है, कंप्यूटर एक आम ज़बान नहीं समझ सकता। सही है, वो हम जिस तरीके से बात कर रहा हूँ मैं आपसे, वो ये लैंग्वेज नहीं समझ सकता। उसके लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चाहिए। वो मतलब क्या? कंप्यूटर की लैंग्वेज चाहिए। अब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। मतलब क्या कि हमने एक कोड लिखा जिसमें हमने बता दिया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी कि भाई अगर a इतना है तो फिर ये हो जाए, या अगर b है, या कोई केस है, इफ़ एल्स लूप, कुछ भी हमने बता दिया कि भाई अगर ये हो जाए तो ये करना है। ये मतलब हम उसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि अगर ये हो जाए तो ये करना है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम होता है, और ये किसके लिए है? कंप्यूटर के लिए बेसिकली। तो ये इट इज़ कॉल्ड क्या? कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसकी सिर्फ बेसिक थ्योरी है जो आप कोई भी नोट से पढ़ सकते हो और उसके लिए लिख भी सकते हो, बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा व्हाट डू यू नो अबाउट स्क्रिप्ट एरिया इन स्क्रैच एडिटर। स्क्रैच एडिटर क्या है? बेसिकली हमारा क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल। आपने क्या करना है, कोई भी कोड लिखना है, उसका हिसाब का एक ब्लॉक होगा, वो ब्लॉक को आप ड्रैग करोगे, रख दोगे, वो कोड हमारा बन जाए। ये सारी चीज़ें थ्योरी की हैं, आप इसको देख भी सकते हैं एक बार। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग स्क्रैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बहुत ही कुछ बच्चों वाला सवाल है। इसमें क्या करना है हमें? ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का क्या है? ऑनलाइन हमारा इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकता, उसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है। बट ऑफलाइन कैन रन विदाउट इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के बगैर भी हम उसको चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी करना है हमें वो कर सकते हैं। तो मेन डिफरेंस हमारा यही आ जाता है। सो दिस वाज आवर सेक्शन बी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन सी। So guys, now we are moving towards section C, which is long obviously, और इसके सवाल थोड़े मेन भी हैं, आपको इसका कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर होना चाहिए। पहला सवाल है हमारा, एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++। C++ का एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, आसान सा है, आप उसको समझे और कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आती है हेडर फाइल। हेडर फाइल में क्या होता है? हमारे पास जो भी लाइब्रेरीज हमें इंक्लूड करनी होती है। तो मेन हम जो 10 क्लास में होती है, जो आप लोगों को बताई गई है, वो होती है बेसिक हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम। अब ये IO स्ट्रीम क्या होता है? IO स्ट्रीम बेसिक क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो हमने एक इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी को अपनी कोड के अंदर इंक्लूड कर दिया है, ताकि हम जो भी इनपुट आउटपुट करवाएं, क्योंकि हमारा कोड मेनली मैट्रिक लेवल तक इनपुट आउटपुट का ही है, तो इसके लिए हमें सिर्फ ये वाली लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, तो ये हेडर फाइल के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो होती है वो है हमारा मेन फंक्शन। तो नंबर 2 इज़ मेन फंक्शन हमारा होता है इंट मेन का। अब इतने पार्ट में जो भी है आपका पूरा कोड की लॉजिक आएगी, जो भी हमारा मेन कोड की लॉजिक होती है वो इंट मेन के अंदर आती है हमारी। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, वेरिएबल हो गई, स्टेटमेंट्स हो गए, एंड फंक्शंस, रिटर्न स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो भी हम कोड में यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ को, ए हो गया, बी हो गया, कुछ भी जो आप डिफ़ाइन करो उसको वेरिएबल्स कहते हैं। स्टेटमेंट क्या हो गई? आपने सी आउट की स्टेटमेंट दी, सी आउट ये कराना है, ये एक स्टेटमेंट हो गई हमारे पास। और इसी तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट हम आखिर में हमेशा लिखते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हो, आखिर में क्या होता है? रिटर्न 0 होता है।
यही कुछ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, C++ का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ पेपर विच इज डिफाइन टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट विद द सिंबल्स एंड ट्रुथ टेबल। सही है, तो हमारे पास 3 बेसिक लॉजिक गेट हैं। पहला है हमारा क्या, एंड, और एंड नॉट। अब इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो ये हमारे बेसिक सिंबल होते हैं। एंड का ये सिंबल है, और का ये सिंबल है, एंड नॉट का ये सिंबल है। तो ये हमारे 1 0 की उसके अंदर यूज़ होते हैं जो भी हम करते हैं। तो हम इसका एक ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो सबसे पहले हम नॉट का बनाएंगे। ओके, नॉट के अंदर क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इनपुट आ रहा होता है, तो हमारे पास सिर्फ 4 ही तरीके की हो सकती हैं वैल्यूज़, जो कि है 0 एंड 1। सॉरी, 4 नहीं, सिर्फ 2 हो सकती हैं। या तो इनपुट 0 होगा या तो इनपुट 1 होगा। तो नॉट का काम क्या होता है, बेसिकली जो भी इनपुट आ रहा है उसको इन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा 0 इनपुट था तो वो नॉट होके 1 हो जाएगा। और अगर हमारा इनपुट 1 है तो वो हमारा चले जाएगा 0। दिस इज़ हाउ नॉट वर्क्स। मीन्स कि वो सिर्फ हमारे इनपुट को इन्वर्ट कर देगा। और नाउ एंड। अच्छा, तो एंड में हमारे पास क्योंकि 2 इनपुट हैं, मीन्स के 2 के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4। क्या, ठीक है। तो जब ये दोनों इनपुट हमारे जाएंगे किस में, एंड में, तो ये क्या चेक करेगा कि दोनों क्या हैं। अगर दोनों 0 हो तो वो आउटपुट भी 0 देगा। इसी तरीके से इसमें 0 है, इसमें एक 1 है, बट वो फिर भी 0 ही देगा। क्यों? क्योंकि 1 सिर्फ एक है। और एंड हमेशा जब ही 1 होगा जब हमारे पास दोनों 1 हो। मीन्स यहाँ पर भी क्या आएगा, 0, और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों में 1 था। एंड का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास दोनों में 1 आएंगे तो ही 1 आएगा, अदरवाइज 0। एंड इन द लास्ट विच इज़ और में भी हमारे पास क्योंकि 2 इनपुट हैं तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब और क्या बोलता है कि कोई भी एक हो जाए 1, मैं 1 कर दूंगा। बट इसमें देखें तो 0 0 क्या है, कोई भी 1 नहीं है तो 0 ही आएगा। इसमें वो देखेगा चलो भाई एक तो 1 आ ही गया है, तो अब क्या कर देगा, एक 1 कर देगा। अब वो इस पर क्या देखेगा, हाँ एक और एक 1 आ रहा है, एक 0, कोई मसला नहीं, एक 1 हो जाएगा। इसमें तो दोनों 1 आ रहे हैं, तो वो क्या कर देगा, भाई ये तो 1 ही है, तो ये भी 1 कर देगा। तो ये जो चीज़ है इनके है ट्रुथ टेबल, ये इनके सिंबल्स हैं, और ये 3 हमारे हैं मेन गेट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 विच इज़ क्वेश्चन नंबर 17 विच इज़ डिफाइन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर विद एग्जाम्पल। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो वो समझना चाहिए। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, प्लस होना, और डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, माइनस होना। तो इसको हम सबसे पहले लिखते कैसे हैं, कोई भी चीज़ को इंक्रीमेंट करना है तो हम उसके आगे प्लस प्लस लगा देते हैं, अगर डिक्रीमेंट करना है तो उसके आगे माइनस माइनस लगा देते हैं। ठीक है। नाउ अगर हम इसको एग्जाम्पल से बताएं, एक लूप की एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप। फॉर लूप में हम सबसे पहले क्या इनिशियलाइज करते हैं, क्या, i इज़ इक्वल्स टू 1, कुछ भी ले सकते हैं आप, 5 2 3 जो भी आपके दिमाग में है। फिर क्या लेंगे हम, कंडीशन। क्या कंडीशन है, अगर i इज़ इक्वल्स टू 1 है, i लेस देन इक्वल्स टू 5, तो फिर अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं इंक्रीमेंट।
इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। हमने सबसे पहले इनिशियलाइज कराया है कि हमारे पास एक आई है जिसकी वैल्यू है 1, सही। अब हमने बोला कंडीशन क्या बताई कि अगर हमारा जो आई 1 से छोटा है और किसके बराबर है 5 में, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा आई प्लस प्लस होता है, मतलब इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट अब कैसे चलेगा, सबसे पहले हमारा आई आया 1, अब वो चेक करेगा आई क्या ये चीज़ सही है, आई छोटा है 5 से, 2 है, तो क्या कर देगा 1 प्लस 1। तो अब हमारी आई की वैल्यू जो नहीं होगी वो हो जाएगी 2। अब दूसरी लूप चलेगा तो हमारी आई की वैल्यू क्या होगी 2। फिर ये चेक करेगा क्या ये 5 से बड़ी है या 5 के इक्वल है, नहीं है। तो अब ये 2 में क्या ऐड कर देगा 1, जो हमारी आई की वैल्यू क्या बना देगी 3। अब ये वापस चेक करेगा 3, फिर नहीं आएगा, फिर 3 में 1 प्लस कर देगा, फिर आई की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी 4। इसी तरीके से ये चेक करता रहेगा जब तक क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। अब जब 5 लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, मीन्स के बराबर हो चुकी है, तो यहाँ पे आके हमारा आई नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे हमारा कोड क्या हो जाएगा ख़त्म, लूप हमारा हो जाएगा ख़त्म, सही है। अब यही चीज़ अगर हम डिक्रीमेंट में करें ना, अब हम डिक्रीमेंट में क्या कर सकते हैं कि हमें कंडीशन बनाते हैं क्या, कि अगर हमारा जो है कंडीशन है कि अगर हमारा आई है 5 और वो बड़ा है और किससे और इक्वल है 1 के, तो माइनस माइनस। अब हमारा लूप क्या कह रहा है कि अगर हमारा आई 5 है और आई हमारा बड़ा है 1 से, तो क्या हो जाए आई में से एक माइनस। पहली कंडीशन हमारे पास क्या आई 5, क्या 5 बड़ा है 1 से, बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 4। क्या 4 बड़ा है 1 से, बिल्कुल है, तो 4 क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। क्या 3 बड़ा है 1 से, बिल्कुल है, 3 माइनस 1 2। क्या 2 बड़ा है 1 से, बिल्कुल है, 2 माइनस 1 1। क्या 1 बड़ा या इक्वल है 1 के, बिल्कुल है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कोड ख़त्म। तो इंक्रीमेंट क्या करता है +1 +1 +1, और डिक्रीमेंट क्या करेगा -1 -1 -1। नाउ लास्ट क्वेश्चन विच इज राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटेक्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप। सबसे पहले हम फॉर को देखते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर। तो फॉर लूप हम जब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि टोटल आइटरेशंस कितनी है हमारे पास, ठीक है। मीन्स कि हमें पता है कि हमें एक लूप चलाना है 10 बार 5 बार, कितने बार भी, हमें मतलब आइटरेशन का पता है कि ये लूप कितनी बार चलेगा। अननोन आइटरेशंस नहीं है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं फॉर। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें आएगा इनिशियलाइजेशन, फिर आएगी स्टेटमेंट, और फिर आखिर में आएगा इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम अगर इसकी एक एग्जांपल देख लें तो फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस। अब हमें पता है इसमें आई को हमें लूप को मतलब 5 बार चलाना है। अब हम इस लूप में 5 बार कुछ भी करवा सकते हैं, 5 बार हमने सी आउट क्या करा दिया, सिर्फ आई को ही प्रिंट करा देंगे। तो अब हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1 2 3 एंड 4 एंड 5, सही है। तो फॉर लूप हम जब भी यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि हमारे पास साइटेशन कितनी है। नाउ हमारे पास है वाइल लूप। वाइल लूप कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें कंडीशन पे लूप चलाना हो। क्या मतलब कि हमारे पास एक कंडीशन है और जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए जब तक लूप चलाना है। मीन्स इसमें इंक्रीमेंट का नहीं है, इंक्रीमेंट इसमें कितनी बार भी चल सकता है, कितनी ज़्यादा बार भी, कितनी कम बार भी, बट जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए ये लूप चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अब इसकी एग्जांपल को देख लें कि अगर हम लिखें इंट, मीन्स के कोई भी एक नंबर आई जो कि किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो अब हमारी एक कंडीशन आ जाएगी क्या, वाइल आई
छोटी है और बड़ा इक्वल है 5 के, क्या करो, अब इसमें जो इंक्रीमेंट होता है ये हमारा इसके कंडीशन के अंदर नहीं बताते, हम इसके अंदर लूप के अंदर करेंगे। क्या हमने कंडीशन बता दी कि जब तक 5 के बराबर ना हो जाए ना ये लूप चलता रहे। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर में भी हमने 5 बार चलाया, वाइल में भी 5 बार चलाया, बट उसमें हमें पता था कि आइटरेशन 5 में हमें जवाब मिल जाएगा, तो हमने उसको फॉर लूप से चलाया। बट वाइल में हमने जब तक चलाया जब तक इसकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए, जब तक ये +1 होता रहे। एंड लास्ट इज हमारा क्या, डू वाइल लूप। अच्छा, डू वाइल में क्या होता है कि हमारा जो भी होगा ना लूप एक बार तो लाजमी चलेगा, और उसके बाद जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी स्टेटमेंट या कोई भी कंडीशन पूरी ना हो जाए। तो हमने सबसे पहले बता दिया एंड i = 1। अब क्या एक बार तो हम इस लूप को चलाएंगे, क्या कैसी आउट कर दो i भाई। अब ये लूप तो चलेगा एक बार और प्लस भी होगा, बट कब तक चलेगा ये हमारा वाइल इसको बताएगा, कब तक, जब भी हमारी कंडीशन 5 के बराबर ना हो जाए। मीन्स के पहले एक लूप चलेगा, उसके बाद वो कंडीशन पे आएगा कि हाँ भाई क्या ये 5 से बड़ा है। इसमें ये चीज़ नहीं है कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही जब तक चलता रहे नहीं, इसमें भी एक तरीके से वही होगा, बट पहली बार लाजमी लूप चलेगा। ये नहीं कि अगर पहली बारी में ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो लूप ही ना चले, ऐसा नहीं होता है इसमें। तो ये 3 लूप्स हैं हमारे जो हम C++ में कॉमनली यूज़ करते हैं, फॉर, वाइल एंड डू वाइल लूप। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये हमारा था कुछ ईयर 2025 का, एंड हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स ही आपको बताए हैं। फॉर थ्योरी आपको कोई भी नोट्स अवेलेबल हैं जिससे भी आप समझ सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। थैंक यू।